नमस्कार। ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत करता हूँ। फलित ज्योतिष में पहली पहचान कुंडली की उसके लग्न के नाम से होती है। जातक के जन्म के समय जो राशि क्षितिज पर उदित हो वही राशि उसके प्रथम भाव यानी लग्न में आती है और उसी राशि के नाम के आधार पर उस कुंडली के नाम का लग्न का निर्धारण होता है। जैसे अगर मान लीजिए किसी के जन्म के समय क्षितिज पर कर्क राशि उदित हुई तो कर्क राशि का अंक 4 वो जन्म कुंडली के प्रथम स्थान में आएगा और उस कुंडली को हम कर्क लग्न की कुंडली कहेंगे। ऐसे ही जन्म के समय जिस राशि पर चंद्रमा स्थित हो वही जातक की जन्म राशि होती है। अगर मान लीजिए किसी के जन्म के समय सिंह राशि चंद्रमा सिंह राशि पर है तो उसकी जन्म राशि चंद्र कही जाएगी। इन लग्न की और चंद्र की इन राशियों को जान करके जातक के बारे में एक विज्ञ ज्योतिषी बहुत कुछ जान जाता है। कैसे? वो पूछा किसी से और अगले व्यक्ति ने बताया मेरी जन्म राशि सिंह है। वो समझ जाएगा कि इनके स्वभाव में मन से ही ये व्यक्ति दूसरों पर नियंत्रण करना चाहता है। क्यों? सिंह राशि का स्वामी है सूर्य ग्रह, सूर्य राज्य की ग्रह है। सूर्य को ग्रह राज कहते हैं। सूर्य वर्चस्वी ग्रह है। सूर्य की प्रकृति है शासन करने की, राजा की प्रवृत्ति शासन करने की, तो वैसे मन से उसकी वृत्ति वो सूर्य के समान वर्चस्वी होगी। और व्यक्ति ने अपना लग्न बताया कर्क लग्न। जन्म के समय कर्क राशि क्षितिज पर उदित थी तो कर्क लग्न की कुंडली हुई। लग्न यानी जातक स्वयं, उसकी पर्सनालिटी, उसका संपूर्ण व्यक्तित्व कर्क लग्न से यानी कर्क राशि से, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा, तो चंद्र ग्रह से प्रभावित होगा। चंद्रमा मन का कारक है, भावनाओं का कारक है और थोड़ा सा सौम्यता का प्रतीक है। उसके स्वभाव में उग्रता नहीं है, वो किसी पर शासन नहीं करना चाहता। तो ऐसा जातक जिसका कर्क लग्न हो वो देखने में सौम्य होगा, उसका स्वरूप आकर्षक होगा, सहृदय होगा, भावनाओं को महत्व देगा। ये उसका प्रधान, उसके व्यक्तित्व में इन गुणों की प्रधानता पाई जाएगी। तो इस तरह से 12 ही राशियां हैं और 12 ही लग्न बनेंगे। अब इन लग्नों का, इन राशियों का ग्रहों से क्या संबंध है, उन संबंधों को देख करके जातक की कुंडली का फलादेश निर्णय किया जाता। थोड़ा इस बारे में अपन विस्तार से समझते हैं इस वीडियो में। पहला नंबर की राशि मेष राशि, उसके स्वामी ग्रह मंगल। दूसरी राशि वृषभ, उसके स्वामी ग्रह हैं शुक्र। तीसरे नंबर की राशि मिथुन, स्वामी ग्रह बुध। चौथे नंबर की राशि कर्क, स्वामी हैं चंद्रमा। 5वें नंबर की राशि है सिंह, स्वामी है सूर्य। 6ठे नंबर की राशि कन्या, स्वामी ग्रह हैं बुध। 7वें नंबर की राशि तुला, स्वामी ग्रह हैं शुक्र। 8वें नंबर की राशि वृश्चिक, स्वामी ग्रह हैं मंगल। 9वें नंबर की राशि धनु, स्वामी ग्रह हैं गुरु। 10वें नंबर की राशि मकर, स्वामी ग्रह शनि। 11वें नंबर की राशि कुंभ, स्वामी ग्रह हैं शनि। और राशि चक्र की अंतिम राशि मीन, उसके स्वामी भी गुरु। अब इन राशियों का ग्रहों से क्या संबंध है? जिन राशियों के जो स्वामी ग्रह हैं जो हमने अभी सुने, यदि ये ग्रह इन्हीं राशियों में बैठे हों तो उस कुंडली में उन ग्रहों को स्वग्रही कहा जाएगा। जैसे किसी की कुंडली में सूर्य 5 अंक के साथ लिखा है और अभी हमने देखा कि 5 नंबर की राशि सिंह के स्वामी ग्रह कौन है? सूर्य। तो वो क्या कहे जाएंगे? स्वग्रही, यानी अपने घर के। सूर्य अपने ही घर में बैठे हैं। अब इन 9 ही ग्रहों का इन राशियों से क्या संबंध अलग अलग है, थोड़ा सा इस पर विचार कर लेते हैं। सूर्य सिंह राशि में स्वग्रही होते हैं, मेष राशि में उच्च के होते हैं, तुला राशि में नीच के होते हैं और जहाँ बैठते हैं वहाँ से ठीक 7वें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं चंद्रमा। वो कर्क राशि में स्वग्रही होते हैं। कर्क राशि उनकी स्वयं की राशि।
2 नंबर की राशि वृषभ, उसमें उच्च के होते हैं, और वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं। जहाँ बैठते हैं वहाँ से ठीक 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं मंगल। मेष और वृश्चिक इन दोनों राशियों में स्वग्रही होते हैं। मकर राशि में उच्च के और कर्क राशि में नीच के होते हैं। जहाँ बैठते हैं वहाँ से चौथे, 7वें और 8वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं बुध। मिथुन और कन्या इन दोनों राशियों में स्वग्रही होते हैं। मीन राशि में नीच के, कन्या राशि में उच्च के होते हैं। बुध अपनी कन्या राशि स्वग्रही में है, स्वग्रही भी और उच्च के भी, और मीन राशि में बुध नीच के होते हैं। जहाँ बैठते हैं वहाँ से 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं बृहस्पति गुरु। वो धनु में और मीन में स्वग्रही होते हैं। कर्क राशि में उच्च के होते हैं, मकर राशि में नीच के होते हैं, और जहाँ बैठते हैं वहाँ से 5वें, 7वें और 9वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं शुक्र। वृषभ और तुला इन 2 राशियों में स्वग्रही होते हैं। मीन में उच्च के होते हैं और कन्या में नीच के होते हैं। जहाँ बैठते हैं वहाँ से 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं शनि। मकर और कुंभ में स्वग्रही होते हैं। मेष राशि में उच्च के और तुला में नीच के होते हैं, और वो 3रे, 7वें और 10वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। राहु की अपनी स्वयं की निजी कोई राशि निर्धारित नहीं मानी गई, लेकिन फिर भी उनको कन्या राशि में स्वग्रही के समान फलदाता माना जाता है। राहु मिथुन राशि में उच्च के होते हैं, धनु राशि में नीच के होते हैं। केतु की भी स्वयं की कोई राशि नहीं मानी गई, लेकिन उनको भी मीन राशि में स्वयं की राशि के समान फलदायी माना जाता है। केतु धनु राशि में उच्च के होते हैं और मिथुन राशि में नीच के होते हैं। अब ये 12 ही राशियाँ हैं और ये 9 ग्रह हैं। अब जन्म कुंडली में लग्न के हिसाब से इन राशियों को और इन ग्रहों को, इनके आपसी तारतम्य संबंध जो बनते हैं, उन संबंधों को देख करके ज्योतिषी इन राशियों के और ग्रहों के शुभ या अशुभ स्थिति का वो निर्णय करते हैं और उसी आधार पर फल का आकलन करते हैं। समझते हैं कैसे? जैसे मान लीजिए किसी जातक की कुंडली में लग्न में वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न की कुंडली कही जाएगी। अब जब 8 नंबर का अंक आया लग्न में, दूसरी राशि धनु दूसरे स्थान में आएगी, तीसरे नंबर में मकर राशि आएगी और चौथे नंबर में कुंभ राशि आएगी। चौथा स्थान केंद्र स्थान है जन्म कुंडली में। पहला, चौथा, 7वां और 10वां, ये चारों केंद्र स्थान बहुत शुभ स्थान माने जाते हैं। 5वां और 9वां ये त्रिकोण हैं और लग्न त्रिकोण भी है, केंद्र भी है। लेकिन तीसरा, छठा, 8वां, 11वां, 12वां इनको अशुभ स्थान माना जाता है। तो वृश्चिक लग्न की कुंडली में शनि की एक राशि मकर वो गई तीसरे स्थान में और एक राशि कुंभ गई चौथे चतुर्थ केंद्र में। तो शनि में शुभत्व का प्रभाव भी हुआ और अशुभता का प्रभाव भी हुआ। ऐसे ही मान लीजिए अगर किसी की कुंडली में तुला लग्न हुआ, तो तुला लग्न की कुंडली होने के बाद हम देखेंगे कि उसमें मकर राशि वो जाती है चौथे केंद्र में और कुंभ राशि वो जाती है पंचम त्रिकोण में। शनि की 2 राशियाँ मकर और कुंभ तुला लग्न में दोनों ही राशियाँ शुभ भाव में गई, एक केंद्र में गई, एक त्रिकोण में गई। और फिर वो शनि किसी शुभ भाव में बैठ जाए तो उस दृष्टि से बहुत शुभ फलदायी हो जाएंगे। क्यों? एक तो वो लग्न के लग्नेश जो है, तुला लग्न है, तुला लग्न के स्वामी शुक्र हैं। लग्नेश में और लग्नेश शुक्र और शनि में नैसर्गिक मित्रता है और फिर वो 2 केंद्रों के स्वामी हैं। दोनों राशियां शुभ भाव में, शुभ स्वामित्व उनको मिला हुआ है और फिर शुभ भाव में स्वयं स्थित हो जाए तो चूंकि लग्नेश के मित्र हैं, उस जातक को शनि बहुत शुभ फलदायी होंगे। दूसरी तरफ वृश्चिक में
लग्न के स्वामी मंगल, मंगल में शनि में मित्रता नहीं, एक तो लग्नेश के शत्रु, दूसरा फिर उनकी एक राशि गई अशुभ स्थान में और एक राशि गई शुभ स्थान में, पूर्ण शुभत्व उनको प्राप्त नहीं, इसलिए वहाँ पर शनि पूर्ण शुभ फल नहीं दे पाएंगे। शुभ फल कैसे? शनि जिन जिन चीज़ों के कारक हैं, प्रधान रूप से शनि कारक हैं श्रम के, परिश्रम के। यदि शनि शुभ ग्रह होते हैं तो परिश्रम का पूर्ण फल देते हैं, सामान्य से परिश्रम से भी जातक को बहुत सफलता प्रदान करते हैं। जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, स्थिर संपत्ति, इन सब के कारक हैं शनि। यदि ये शुभ स्थिति में हो तो ये सब जातक को प्रचुरता से देंगे, और यदि ये अशुभ स्थिति में हैं तो इन चीज़ों से वो शुभ फल नहीं दे पाते। श्रम के अंदर जो श्रम जितना करता जातक उतना लाभ नहीं देते, तपा के रख देते, जो भी कुछ देते बहुत प्रबल मेहनत परिश्रम करा के देते हैं। ये एक उदाहरण। किसी भी लग्न का स्वामी, अब लग्नेश मंगल प्रथम भाव के स्वामी हुए, मेष लग्न यदि हुआ तो लग्न में 1 नंबर की राशि आएगी, 8वें नंबर की राशि अष्टम स्थान में आएगी, वृश्चिक राशि, वो भी मंगल की ही राशि है। यानी मेष लग्न की कुंडली में मंगल प्रथम भाव के और अष्टम स्थान के स्वामी हुए। अब वो जिस स्थान में बैठ जाएं, वहाँ बैठ के क्या फल देंगे? क्योंकि स्थान 12 हैं, लग्न में भी बैठ सकते हैं, दूसरे में भी बैठ सकते हैं, तीसरे में भी बैठ सकते हैं। लग्नेश सूर्य हुआ, सूर्य यानी 5 नंबर की राशि सिंह राशि लग्न में आएगी। अब वो किसी भी भाव में बैठ सकते हैं, जिस भाव में बैठेंगे उससे लग्नेश को यानी जातक को स्वयं को जोड़ देंगे। तो इन 12 ही लग्नों में इन 9 ग्रहों की स्थिति के किस ग्रह में किस घर में बैठने से क्या परिणाम होता है, क्या निकलता है, ये विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि 12 ही लग्नों के अलग अलग प्रभाव हैं। ऐसे ही जब चंद्रमा राशि पे जिस पे बैठता है, 12 राशियाँ, वो मन का कारक है और मन की स्थिति उन राशियों के अनुरूप हो जाएगी। एक उदाहरण देखिए, जैसे किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा मीन राशि में है, मीन राशि का सिंबल अगर आपने देखा हो तो उसमें 2 मछलियों के चिन्ह होते हैं और दोनों मछलियों के चिन्ह वो विपरीत दिशाओं में होती है, एक मछली यूँ और एक मछली यूँ, विपरीत, दोनों एक तरफ नहीं होती। इसका मतलब क्या? वो राशि से खुद से पता चल रहा है उनके मन में, क्योंकि चंद्रमा मीन राशि पर है, चंद्रमा मन का कारक, उनके मन में विरोधाभास चलता है। किसी भी मामले में नेगेटिव भी चलता है, पॉजिटिव भी चलता है, अच्छा भी सोचते हैं, बुरा भी सोचते हैं। ऐसे व्यक्तियों को निर्णय लेने में, अगर आपकी मीन राशि है, अपनी कुंडली उठा के देखिए, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा मीन राशि पर है और उस पर किसी का प्रभाव नहीं है, सूर्य का, मंगल का, वो स्वयं अगर निष्प्रय अपने अकेले के वो स्वतंत्र हैं, तो आपको निर्णय लेने में निश्चित रूप से दिक्कत आती होगी। किसी भी जातक की कुंडली में यदि चंद्रमा तुला राशि पर हो, तुला राशि शुक्र की राशि है, शुक्र किसका कारक है? शुक्र कारक अच्छा रहन सहन, भौतिक सांसारिक जितने भी सुख हैं, सौंदर्य का प्रतीक, अच्छा रहन सहन पसंद करता है ऐसा जातक, वल्गैरिटी ऐसे को पसंद नहीं आती, सांसारिक सुखों के प्रति ज़्यादा झुकाव रहता है, वेल मेंटेन पसंद करता है, स्वयं भी मतलब जो तो अच्छा रहना पहनना ये सब पसंद करता है। शुक्र के गुण धर्म है ये, ललित कलाओं में इंटरेस्ट होता है, स्वयं चाहे एक्टिव हो या ना हो अलग बात है, लेकिन कलाओं में, साहित्य में, संगीत में इनकी अच्छी रुचि होती। ये शुक्र के गुणधर्म हैं। चंद्रमा उस राशि में है तो जातक को वो गुणधर्म मन से देगा। तो ऐसे ही 12 ही राशियों के, जिन विभिन्न राशियों में जिस भाव में, जिस राशि में चंद्र बैठा हो, उसके गुणधर्म वो उस जातक को देगा। ऐसे ही 12 ही राशियों में जो राशि लग्न में होगी, उस राशि से के स्वामी ग्रह, उस राशि का जो ग्रह मालिक है, जैसे कुंभ का स्वामी शनि, मकर का स्वामी भी शनि, वृश्चिक का स्वामी मंगल, कन्या और मिथुन का स्वामी बुध, तो लग्न का स्वामी जो ग्रह होगा, वो ग्रह
उसके ग्रह के जो गुण धर्म हैं वो उसके व्यक्तित्व में, उसके संपूर्ण में, उसकी पर्सनालिटी में, उसके जीवन के हर व्यवहार में वो ग्रहों की उस प्रभावों की झलक मिलेगी। तो इस तरह से हम देखेंगे कि 12 ही लग्नों के परिणाम क्या हैं और 12 राशियों के उनके अलग अलग फल क्या हैं। ये यदि हमारे समझ में आ गया तो बहुत आसानी से हम जातक के उनके एक झलक मोटी मन की और उसके नैसर्गिक स्वभाव की मिल जाएगी। अब बात आती है, केवल इसी से तो निर्धारण होगा नहीं। फिर बाद में हमने अभी विचार किया कि कौन कौन से ग्रह किन किन राशियों में उच्च के और नीच के होते हैं, किन किन ग्रहों में क्या प्रभाव है, ये पता चलने के बाद किन ग्रहों के क्या गुण धर्म हैं, ये समझ में आने के बाद अभी हमने देखा कि उनकी दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ रही है। यदि ऐसे किसी भी ग्रह की दृष्टि चंद्र पर या किसी भी भाव पर पड़ती हो, वो अपना प्रभाव उस पर डालेगा। कैसे? जैसे चंद्रमा यदि किसी भी राशि में बैठा हो लेकिन उसके ऊपर शुक्र की पूर्ण दृष्टि है, शुक्र है ही वैभव का कारक, मन के अंदर ऐसे जातक के मन में सांसारिक वैभव के प्रति झुकाव और उनको प्राप्त करने की लालसा स्वतः दे देगा। यदि मंगल की दृष्टि हुई, मंगल कारक किसका? मंगल कारक के अहम भाव का, अहंकार का, मंगल कारक के तेजी का, गुस्से का, क्रोध का, और उसकी पूर्ण दृष्टि चंद्र पर है, मन पर। ऐसे जातक के मन पर वो उस तरह की छाप छोड़ देगा। हम अगले चरण में इन 12 ही लग्नों के स्वामियों की 12 ही लग्नों में से हर लग्न की क्या विशेषता है और 12 ही राशियाँ, इन 12 ही राशियों की क्या क्या विशेषताएं हैं, इन पर चर्चा करेंगे, इनको समझेंगे और फिर अगले चरण में ग्रहों की दृष्टियां पड़ने से और इन विभिन्न ग्रहों के विभिन्न भावों में बैठने से क्या परिणाम होते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। जैसे ये समझ में आएगा, एक स्पष्ट सा पिक्चर जातक का हमारे सामने बिल्कुल बन जाएगा। अभी जो जानकारी दी, 9 ग्रह वो किन राशियों में उच्च के, नीच के, स्वग्रही होते हैं, किन भावों पे दृष्टियां डालते हैं, ये जानकारी होना टिप्स पर बहुत आवश्यक है। 12 राशियां और उनके स्वामी ग्रह कौन कौन हैं, ये जानकारी टिप्स पर होना बहुत ज़रूरी है। आज के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपने कई बार देखा होगा, हम बाज़ार में निकलते हैं, एक व्यक्ति ऑटो वालों को हाथ देता है, पूछता है कि मुझे वहाँ चलना है, स्टेशन छोड़ दो, बोलो कितने पैसे लोगे। ऑटो वाला कहता है बाबूजी 20 रुपये। वो कहता 15 रुपये में लेता हो तो चल। वो कहता नहीं बाबूजी 20 की ही रेट है, मैंने तो आपको वैसे ही कम मांगे, रेट तो 25 की है। वो कहता नहीं 15 लेता हो तो चल। बाबूजी मुँह खोल के फेर के खड़े हो जाते हैं, दूसरे के इंतजार में ऑटो वाला चला जाता है। 10 मिनट 15 मिनट खड़े रहते हैं, दूसरा फिर आता है, वो 25 मांगता है। बाबूजी 25 क्या 20 ही देने को तैयार नहीं है। बाबूजी ने आधा घंटा ख़राब कर लिया। अब उसके बाद फिर एक ऑटो वाला आता है, रिक्शे वाला, तांगे वाला, कोई भी, और वो 15 रुपये में चलने को तैयार हो जाता। मांगे तो उसने भी 20 या 25, लेकिन पता नहीं उसकी क्या मजबूरी थी कि बेचारा वो 15 को भी तैयार हो गया। तो एक बात निश्चित मानिए, वो 15 में ले तो जाएगा, लेकिन मजदूरी कर रहा है बेचारा। उसकी मालूम नहीं हमें क्या पता, उसकी मजबूरी है, ऑटो का किराया देना होगा, घर की कोई समस्या होगी, उसे कोई मिला ही नहीं होगा आज तक, चलो 15 तो मिलेंगे। मन में वो निश्चित रूप से उस सवारी को बद्दुआ देगा, दुआ नहीं दे सकता। और एक बात दूसरी, हम ऐसे ही व्यक्तियों को, सामान्य स्थिति हो, जिनकी खुद की स्थिति कमज़ोर हो और वो ऐसा करें तो समझ में आती है, लेकिन संपन्न व्यक्ति कोई कमी नहीं, वो उन मजदूरों के साथ इस तरह की बार्गेनिंग करते हैं। और जब जाते हैं किसी मॉल में, किसी शोरूम में, कहीं पर 500 रुपये की चीज़ के वहाँ पर बहुत
खुशी से 2,500 रुपये दे के आते, 5 गुना तक कीमत दे के आते, बिना किसी बार्गेनिंग के, बिना किसी कम ज़्यादा करने के। क्या है ये गलत बात है। यदि आप इस बात का ध्यान रखते हैं कि किसी भी जो छोटा है उससे हम कुछ भी खरीद रहे हैं, किसी से कोई काम करवा रहे हैं, जितनी उसकी मजदूरी बन रही है उससे यदि हम बढ़ा के नहीं दे सकते तो कम से कम पूरी तो दें। और यदि बहुत से व्यक्ति ऐसे भी हैं जब देखते हैं वो कि निश्चित रूप से श्रम है, परिश्रम है इसका, और उसने 100 रुपये वाजिब है 100 ही मांगे, उसको 105 देते हैं, 110 देते हैं, 120 देते हैं, ऐसे भी हैं। अब वो जैसे 10 रुपये 5 रुपये से ऐसे व्यक्तियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उस व्यक्ति का जो मन अंदर से बोलेगा उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। कितने ही व्यक्तियों के साथ जब हमारी आदत में, हमारी नेचर में ये है कि हमें घिस करना है, हमें बार्गेनिंग करना, 2-2 5-5 रुपये के लिए हमें सबसे ही उलझना है, चाहे सब्जी वाला हो, चाहे ठेले वाला हो, चाहे ऑटो वाला हो। इतने व्यक्तियों में क्या धारणा बनेगी हमारे बारे में? जब इतने व्यक्तियों के बारे में मन में हमारे लिए धारणा ही गलत बनेगी, वो गलत ही लौट के हम तक आएगा, निश्चित आएगा। विपरीत इसके हम कहीं किसी तरह की कोई बार्गेनिंग, कोई बहस, कोई भाव तोल करते ही नहीं। हम जानते हैं स्वतः सामान्य सा कि ये इतना है, और जितना मांगता उसे हंस करके स्वतः बड़ी प्रसन्नता के साथ देते हैं, और कोशिश करते हैं यदि हमसे हो सकता है तो 2 पैसा बढ़ा के देते हैं। यदि हम ऐसा सबके साथ करते हैं तो इतने लोगों की धारणा हमारे बारे में क्या जाएगी? हो जाएगी। एक सज्जन व्यक्ति, संपन्न व्यक्ति दूसरे वाले के साथ क्या जाएगी? क्या उठाएगी राय, रहन सहन ऐसा, लेकिन अभी घिस करेगा, बेकार भेजा खाएगा, और वो धारणा कहीं न कहीं निश्चित रूप से उसको नुकसान पहुंचाएगी। और ये जो व्यक्ति है जो सामान्य रूप से जो लगता है, जो बनता है, वो दे रहे हैं। आम व्यक्तियों की जिन जब भी काम पड़ता है वो सब जब ऐसे व्यक्ति के लिए सद्भावना मन में पालेंगे, वो सद्भावना निश्चित रूप से उस व्यक्ति के लिए बहुत पॉजिटिव इफेक्ट लेकर के जाएगी। यदि हम भी किसी को किसी भी काम के जितना उसका बनता है बहुत प्रसन्नता से उसको हंस के उसका भुगतान करते हैं बिना कुछ भी काटे, और यदि संतुष्ट हैं, उसका व्यवहार भी ऐसा है और हम सक्षम हैं, कर सकते हैं, हम थोड़ा सा बढ़ा के देते हैं, ऐसा यदि हम करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, मैं ऐसे सभी व्यक्तियों को नमन करता हूँ। और यदि नहीं करते हैं ऐसा, तो हमें आज से अपनी इस आदत में परिवर्तन करना चाहिए। हम देखेंगे थोड़े दिन में निश्चित रूप से इस अच्छे परिवर्तन के अच्छे परिणाम आप तक आएंगे और आप तक अवश्य आएंगे। इसी स्वर्णिम सूत्र के साथ मैं आपको नमन करता हूँ। प्रणाम, नमस्कार।